नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। बात करेंगे आरंभिक नगर, चौथे टॉपिक के ऊपर। आरंभिक नगर के ऊपर बात होगी। वैसे तो ये वीडियो तीसरा है, लेकिन टॉपिक कौन सा है? चौथा टॉपिक है और आरंभिक नगर नामक ये टॉपिक है और इसके ऊपर आज अपन डिटेल से बात करेंगे। ध्यान से समझते रहना, आराम से। और ये इस वीडियो में जितने भी चित्र, मानचित्र, हेडिंग्स वगैरह जो भी पीपीटी में यूज़ की गई है, ये सारी की सारी क्रेडिट गोज टू एनसीईआरटी। तो सारा का सारा एनसीईआरटी की टॉपिक से हमने लिया, सब कुछ वहाँ से लिया हुआ है। मैं खाली इसको क्या करूँगा, आगे एक्सप्लेन करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पाठ का नाम है आरंभिक नगर, प्रारंभिक नगर। और प्रारंभिक नगर के तौर पर यूँ कहिए कि प्रारंभिक नगर का क्या मतलब है? प्रारंभिक नगर का मतलब है कि वे नगर या वो नगर जो इतिहास के आरंभिक दौर में हमें प्राप्त हुआ है, वहाँ से हमें नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो ऐसे नगर जो भारत के इतिहास के आरंभिक दौर से हमें बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं, उसे हमने प्रारंभिक नगर का। इस अध्याय के अंदर प्रारंभिक नगर के रूप में हड़प्पा सभ्यता को शामिल किया गया है। तो आप संक्षिप्त में ये समझिए कि इस अध्याय में आज अपन हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ हासिल करने जा रहे हैं। इस पूरे अध्याय में टोटल 9 हेडिंग दी गई है। पहली हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता की कहानी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसी हुई थी। उसके बाद में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि जितने भी हड़प्पा सभ्यता के नगर मिले, मोटे मोटे 10-12 नगर है, वैसे तो हज़ारों नगर मिल चुके हैं। इन नगरों की कॉमन विशेषताएं कौन सी है? कॉमन विशेषताओं का मतलब ये होता है कि ऐसी विशेषताएं जो हर नगर में है, जैसे उनका नाली सिस्टम हो, चाहे उनके नगरों के 2 भाग हो, पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग हो, चाहे नगरों का आपके सिटेडल दुर्गीकरण हो, चाहे वो आपके ईंटों का प्रयोग हो, सड़कों का प्रयोग हो। तो ये नगरों की कॉमन विशेषताएं कौन कौन सी है, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद तीसरी हेडिंग दी है इन्होंने कि यहाँ से जो भवन मिले हैं, नालियाँ मिली हैं, सड़कें मिली हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये विशेषताओं का ये एक भाग है, हम इसके साथ में देख लेंगे। उसके बाद में आता है इन नगरों के अंदर जीवन कैसा था, लोग कैसे रहते थे, घर कैसे बने हुए थे, और ये भी हम इसमें विशेषताओं में साथ में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा नगर और नगरों में कौन कौन से काम होते थे, शिल्प क्रियाएं कौन सी होती थी, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कच्चा माल जो है वो कैसे खोज हुई, कहाँ कहाँ से आया। कच्चे माल का क्या मतलब होता है? माल 2 टाइप का होता है, एक रॉ मटेरियल होता है, एक मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल होता है। जैसे खेत में हम जब प्राथमिक कार्य करते हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, खान खनन, तो वहाँ से जो भी प्रोडक्ट हम उत्पाद करते हैं, खेती से आपके कृषि उत्पाद करते हैं, पशुपालन से पशुगत उत्पाद होते हैं, खान वगैरह से हमारे कई प्रकार के और निकलते हैं, अयस्क उत्पन्न होते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें कच्चा माल होती है। उसके बाद में इस कच्चे माल को फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है और फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर्ड होकर वो विनिर्मित माल बन जाता है। तो कच्चा माल और निर्मित माल, इसे रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। तो जैसे अपन एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे खेत में गेहूँ हुआ, गेहूँ क्या है? रॉ मटेरियल है। फिर वो गेहूँ मार्केट जाएगा, मंडी में जाएगा, मंडी में जाने के बाद में हो सकता है बिस्किट की फैक्ट्री में चला जाए, हो सकता है कि वो किसी मील में चला जाए, तो मील में जाने के बाद वो आटा बन जाएगा, बिस्किट की फैक्ट्री में या बेकरी में जाने के बाद वो बिस्किट वगैरह बन जाएगा। अब बिस्किट क्या हो गया? ये निर्मित माल हो गया, और गेहूँ क्या था? कच्चा माल। तो कच्चे माल की खोज भी देखेंगे। फिर नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन क्या था? बहुत सामान्य चीज़ें, क्या क्या खाते पीते थे। शाकाहारी लोग थे, कुछ जगह मांसाहार भी थे, तो उस प्रकार से। इसके अलावा गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजराती क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के नगर खोजे गए हैं, तो वो कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा माइक्रो एनालिसिस किया गया है, तो इसमें थोड़ा लोथल और धोलावीरा के बारे में ज़्यादा देखा गया है। और लास्ट में देखा गया कि इस सभ्यता का अंत का क्या रहस्य है। तो ये 9 हेडिंग से, इस हेडिंग्स के बारे में हम एक एक हेडिंग को समझेंगे। जैसे 9 हेडिंग पूरी हो जाएगी तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। इस हेडिंग को शुरू करने से पहले फर्स्ट हेडिंग हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी ये पहली हेडिंग है हमारे इस चैप्टर की। मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये समझ लेंगे ना तो उसके बाद वो चित्र अच्छे से समझ में आएंगे। हड़प्पा की कहानी पर आते हैं हम। यहाँ पे हड़प्पा की क्या कहानी थी? देखिए दोस्तों, बात हड़प्पा की जब आई है तो मैं शुरुआत करूँगा 1826 से कि किस तरह से इस सभ्यता की खोज हुई थी। देखो, यूँ कहिए कि
1921 से पहले 1921 से पहले ये माना जाता था कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। वैदिक काल मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक। तो भारत का इतिहास ये माना जाता था कि 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता, मतलब वैदिक काल से शुरू होता। इससे पहले की बातें इनको कोई न तो साक्ष्य थे, न इनकी कोई जानकारी थी। अंग्रेज मानने को भी तैयार नहीं थे कि वैदिक काल से पहले भी भारत का इतिहास रहा होगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा और हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जब इस नवीन सभ्यता की खोज हुई तो फिर क्या हुआ कि हमारा इतिहास जो था ये वैदिक काल से और पीछे चला गया, क्योंकि इतिहास तो पहले से ही था लेकिन माना ये जाता था कि वैदिक काल से शुरू होता है। और S.R. राव का कथन आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। S.R. राव ने कहा था कि मार्शल ने भारत के इतिहास को करीबन 3-4 हज़ार साल पीछे छोड़ दिया। कैसे? क्योंकि पहले हम मान के चल रहे थे कि हमारा इतिहास वैदिक काल से स्टार्ट होता है, लेकिन मार्शल के इन प्रयासों से, मार्शल के इस निर्देशन से जब पूरी सभ्यता की खोज हुई तो हमारा इतिहास जो था वो वैदिक काल से कहीं पीछे चला गया, पॉजिटिव सेंस में लीजिए इसको। तो ऐसा कहा गया था मार्शल के S.R. राव के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे कि हुआ कैसे था। तो हमारा इतिहास माना ये जाता था कि वैदिक काल से शुरू होता है। अब बात आती है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको पेन को बड़ा कर देता हूँ, रेड से कर लेता हूँ। 1826 से मैं कहानी शुरू करूँगा। वर्ष 1826, आपको नाम याद होगा। और वर्ष 1826 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसॉन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसॉन। चार्ल्स मैसॉन एक यूं कहिए कि सैनिक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या थे? सैनिक थे। बाद में एक सेनापति की हैसियत से भी उन्होंने सेवाएं दी थी। और आपको पता होगा, पता नहीं भी हो तो भी ध्यान रखना कि चार्ल्स मैसॉन ने एक बढ़िया यूं कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध में हिस्सा लिया था, और वो युद्ध था भरतपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? भरतपुर का युद्ध। आप तलाशना घर जाके युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। हिंट पकड़ा देता हूँ मैं आपको कि आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। आंग्ल मराठा 3 युद्ध हुए थे। जो आंग्ल मराठा दूसरा युद्ध था, द्वितीय युद्ध जो था, उस युद्ध के दौरान 1805 के अंदर भरतपुर में जनरल लेक और उनके एक युद्ध हुआ था। तो उस समय इस भरतपुर के युद्ध में आंग्ल सेनापति के रूप में चार्ल्स लेक थे, साथ में मैसॉन भी थे। तो मैसॉन वो व्यक्ति था, वो सैनिक था जो भरतपुर का युद्ध लड़ा था। इस चार्ल्स मैसॉन 1826 के अंदर इस चार्ल्स मैसॉन ने पाकिस्तान के साहिवाल जिला है, कहाँ का? पाकिस्तान का, पंजाब के अंदर। कौन से पंजाब में? भारत के पंजाब में नहीं। कौन से पंजाब में? पाकिस्तान के पंजाब में। इस पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल क्षेत्र का एक दौरा किया था और यहाँ पर इसको एक टीला मिला था। टीला मतलब एक कोई दुर्गीकृत आकृति, एक बड़ा क्षेत्र प्राप्त हुआ था। किसको? चार्ल्स मैसॉन को। और चार्ल्स मैसॉन ने जब इस टीले को देखा तो टीले को देखने के बाद इसके मस्तिष्क में जो सबसे पहली चीज़ आई थी वो ये आई कि यहाँ पर निश्चित रूप से कोई युद्ध हुआ होगा, इसीलिए इतने सारे कुछ साक्ष्य वगैरह, कुछ पुरातात्विक क्षेत्र वगैरह मिले हैं। तो इस टीले को देख के इसके मस्तिष्क में जो चीज़ आई थी वो ये आई थी कि निश्चित रूप से कोई युद्ध लड़ा हुआ होगा, और मे बी ये युद्ध वो है वही होगा जो सिकंदर वर्सेस पोरस के बीच में हुआ था। तो इसने यही सोचा यहाँ पे, सिकंदर और पोरस के युद्ध। इससे ज़्यादा इसने यहाँ पे कुछ नहीं सोचा। किसने? चार्ल्स मैसॉन की मैं बात कर रहा हूँ। तो टीले के पर सिकंदर और पोरस, यहाँ पे इसने कोई ज़्यादा नहीं सोचा, कोई ना ऐसे ही कोई बात की कि कोई सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता होगी या सिंधु सभ्यता होगी, ऐसा इसने कुछ नहीं सोचा था। उसके बाद क्या हुआ देखिए, 1826 से लेकर 1842 तक ये घूमता रहा इस पूरे क्षेत्र में, और 1842 तक घूमता रहा, और यूं कहिए कि पूरा का पूरा बलूचिस्तान क्षेत्र जो कि
ईरान, आप अगर भारत और पाकिस्तान का नक्शा देखोगे तो पाकिस्तान के जस्ट नीचे की साइड में ईरान को छूता हुआ जो भाग है वो बलूचिस्तान कहलाता है। बलोच जाति जनजाति रहती है यहाँ पे। तो ये बलूचिस्तान क्षेत्र जो है, आपने जब कुलभूषण जाधव का वो केस सुना होगा, जो पाकिस्तान की जेल में कैद है, जिसको फांसी के ऊपर बात चल रही है, भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लड़ा था। हरीश साल्वे वकील थे भारत के, और वो अभी भी वहीं पे जासूसी के जुर्म में उनको पाकिस्तान की जेल में है वो कैद कर रखा है। पाकिस्तान में जासूस को जमानत नहीं दी जाती, फांसी की सज़ा दी जाती है। तो स्पाई केस में फंसे हुए हैं। उस बलूचिस्तान, वो कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से उसको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा उसने दौरा किया था अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान में कई बौद्ध साइट प्राप्त की थी, बौद्ध स्थान भी इसको प्राप्त हुए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ साथ में है पंजाब भी गया, और कलात क्षेत्र जो कि पाकिस्तान, यही बलूचिस्तान के पास वाला कलात क्षेत्र भी गया। इन 4 क्षेत्रों में इसने खूब सारा यात्राएं करी, खूब सारे इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लोरेशन किए। यहाँ से इसने करीबन 1400-1500 सिक्के भी प्राप्त किए, और यहाँ से बहुत सारे बौद्ध मॉन्यूमेंट्स भी इसने प्राप्त किए। और इन सारी चीज़ों को जो इसने यहाँ पे देखा, महसूस किया, उन सारी चीज़ों को इसने एक किताब में संजो दिया, जिसका नाम दिया गया नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी। नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी। अब देखिए, ये किताब लिखी इन्होंने, किसने? ये लिखी चार्ल्स मैसन ने, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन, कहाँ पर की है? बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब व कलात क्षेत्र में। तो ये इसकी किताब है, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब व कलात क्षेत्र में। ये इसकी किताब का नाम है, किसका? चार्ल्स मैसन की किताब का नाम। आपको चार्ल्स मैसन में ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? कि सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में सबसे पहला मत जो था, या सबसे पहली जो खोज थी, या यूँ कहिए सबसे पहला जो दृष्टिकोण था, वो किस व्यक्ति का था? चार्ल्स मैसन का था। ये कर्मचारी थे, सैनिक भी थे। इन्होंने भरतपुर के युद्ध में भाग लिया था। साहिवाल में इसने टीला प्राप्त हुआ। टीला देखकर इसने सिकंदर और पोरस के युद्ध क्षेत्र की कल्पना करी थी, और उसने इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब और कलात क्षेत्र में, यूँ कहिए कि इसमें एक मैप था आगे शायद, ये रहा, यहाँ पे है बलूचिस्तान, ये पूरा अफगानिस्तान आ जाएगा, कलात, पंजाब, इस पूरे क्षेत्र में इसने जो है वो यात्राएं की थी यहाँ पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मैं वापस आता हूँ। तो चार्ल्स मैसन 1826 में हड़प्पा की कहानी शुरू होती है। किस चरित्र से? चार्ल्स मैसन से शुरू होती है 1826 से। इस बात का आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। अब देखिए, चार्ल्स मैसन 1826, हड़प्पा की कहानी शुरुआत यहाँ से होती है। अब इस कहानी का पहला पात्र चार्ल्स मैसन था, और दूसरा जो पात्र था वो था आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये इस कहानी का दूसरा पात्र था। ध्यान रखना, मैं इस कहानी के कोई 5 पात्र बताऊंगा आपको, और उसके बाद कहानी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को, पूरी सभ्यता की खोज की कहानी, बहुत कुछ सीख सकते हो यहाँ पे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये कौन थे? ये अभियंता थे, इंजीनियर थे, कंपनी के कर्मचारी भी थे, और मुद्राओं के अध्ययन में, मुद्राओं को रखने में इसकी बड़ी रुचि थी, और इसे न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। मुद्रा शास्त्र को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। तो ये न्यूमिस्मेटिशियन अर्थात मुद्रा शास्त्री भी थे। कई बार आ जाता परीक्षा में कि कनिंघम थे, तो कनिंघम क्या थे? मुद्रा शास्त्री थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम मुद्रा शास्त्री थे, और साथ साथ में ये एक इंजीनियर भी थे। अब अलेक्जेंडर कनिंघम की कहानी को मैं पूरा तो नहीं बताऊं, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसकी, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम का भारत और इस सभ्यता से क्या संबंध रहा, मैं उससे जोड़कर इसको बताऊंगा आपको। देखिए क्या हुआ, इन्होंने करीबन यूँ कहिए कि 1855-56 के अंदर पहली बार उस जगह की यात्रा की जिस जगह के बारे में मैसन ने बताया था। तो यूँ कहिए कि 1855-56 में साहिवाल क्षेत्र की यात्रा की।
साहिवाल क्षेत्र की यात्रा, साहिवाल क्षेत्र की यात्रा किसने करी? कनिंघम ने। और साहिवाल क्षेत्र की यात्रा करी 1855-56 के अंदर। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि ये जो यात्रा की थी इन्होंने, ये यात्रा उस समय कराची और लाहौर के बीच में जो रेल पटरियाँ बन रही थी, ब्रेंटन बंधु जो पटरियाँ बना रहे थे, उनसे उन्होंने वहाँ संपर्क किया था। उन्हीं के कहने पर उनसे ये यात्रा उन्होंने की थी। उसकी बात मैं आगे बताऊँगा। 55-56 में यात्रा करी। उसके बाद में आगे क्या हुआ? उसके बाद 1861 के अंदर, 1861 के अंदर, मैं कनिंघम का एक प्रकार से भारतीय पुरातत्व में पूरा योगदान तो नहीं बता रहा हूँ यहाँ मैं हड़प्पा सभ्यता में उनका क्या योगदान था उस पर बात कर रहा हूँ। 1861 के अंदर उन्होंने ASI की स्थापना की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक विभाग, इसकी स्थापना की। किसने की? भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना जो है वो की थी हमारे किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसलिए भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पुरातत्व का पिता, पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व के पिता, क्योंकि उन्होंने 1861 में ASI की स्थापना की थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। किसने? कनिंघम ने। आगे क्या हुआ देखिए, 1861 से लेकर 1865 तक, 4 साल तक ये इस ASI के पहले सर्वेवर रहे। सर्वेवर का क्या मतलब होता है? सर्वेवर का मतलब होता है निरीक्षण करता, सर्वे करने वाला। तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के पहले सर्वेवर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1861 से लेकर 1865, 4 साल तक इन्होंने सर्वे किया। उसके बाद देखो क्या हुआ कि 1865 से लेकर आगे 1871, इन 6 सालों में जो लॉर्ड लॉरेंस आए थे, लॉरेंस ने क्या किया? इसका फंड बंद कर दिया। लॉर्ड लॉरेंस ने वित्त पोषण बंद कर दिया, फंड बंद, वित्त बंद कर दिया। किसका? ASI का। कि कोई मतलब नहीं है इसका, फालतू पैसे खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। तो 1865 से लेकर और 1871 के बीच में लॉर्ड लॉरेंस ने क्या किया? इसका फंड बंद कर दिया। तो फंड बंद करने के बाद ASI एक प्रकार से निष्क्रिय हो गया, इसका कोई एक प्रकार से कोई काम इस समय नहीं हुआ। आगे क्या हुआ? 1871 में पुनः ASI को जिंदा किया गया, इसकी फंडिंग जो है वापस एक प्रकार से शुरू हो गई। और जैसे ही 1871 में फंडिंग शुरू हुई तो 1871 के अंदर पहली बार कनिंघम को ASI का क्या नियुक्त किया गया? डायरेक्टर नियुक्त किया गया, निदेशक। क्या नियुक्त किया गया? निदेशक। कब? 1871 के अंदर निदेशक नियुक्त किया गया। और 1871 से लेकर 1885 सेवानिवृत्ति तक ये रिटायर होता है। 1871 से 1885 करीबन 14 साल तक अलेक्जेंडर कनिंघम डायरेक्टर रहे। किसके? ASI के। और आगे देखिए क्या हुआ। ASI के डायरेक्टर रहे 1885 तक। और इस दौरान इन्होंने 1872 के अंदर, 1871-72 में इन्होंने पुनः यात्रा की, उसी साहिवाल क्षेत्र की, उसी हड़प्पा क्षेत्र की। किसने? कनिंघम ने। 1872 में यहाँ पर जब इन्होंने यात्रा की तो यहाँ पर उन्होंने कई मोहरें प्राप्त की। वृषभ की मोहर बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट थी। अब जब बहुत सारी मोहरें प्राप्त की, यहाँ पर जब कनिंघम गए और वृषभ की जब मोहर देखी, यूनिकॉर्न था, ऊपर कोई उसके एक प्रकार से जो कुबड़ होती है वो कुबड़ नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि कोई विदेशी मोहर ही होगी, विदेशी होगा कोई, देसी होने से उन्होंने इनकार कर दिया। 1872 में एक मोहर प्राप्त हुई, वृषभ की मोहर प्राप्त हुई। उसके बाद आगे क्या हुआ? बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई इनको, और इन मोहरों के बेस पर 1875 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ पे निश्चित रूप से कोई न कोई सभ्यता रही है। अब देखिए आगे क्या हुआ, मैं इसको छोटा करके इस साइड ले रहा हूँ।
हाँ, 1875 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, इन मोहरों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं कि मोहरों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की रिपोर्ट किसने पेश की थी, तो आप कहना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और इन मोहरों के बेस पे जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उसमें इन्होंने सभ्यता की बात को स्वीकार किया कि निश्चित रूप से कोई सभ्यता है। और उसके बाद आगे 1885 तक ये काम करते रहे। आगे क्या हुआ, 85 में ये सेवानिवृत्त हो गए और 4 साल के लिए बरगस आया। और उसके बाद में आगे क्या हुआ, मैं इसको साथ में ASI को भी साथ में ले रहा हूँ। 1889 में एक बंगाल के सिविल सर्वेंट थे, IAS थे, और जिनका नाम एडवर्ड बक था। एडवर्ड बक, जैसे आगे आपने इतिहास में पढ़ा होगा, इतिहास के छात्रों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये। एडवर्ड बक IAS थे, सिविल सर्वेंट थे बंगाल के। एक इतिहास में बक संकट आता है, इतिहास में एक बक संकट चलता है, आपने नाम सुना हो तो। बक संकट क्या था, इसमें जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी उनके वेतन कटौती की गई, उनके कर्मचारियों की छंटनी की गई, उनकी फंडिंग बंद की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लॉस जो हो रहा है उस रेवेन्यू की सेविंग की जाए, आय की बचत की जाए। तो सरकारी जितनी भी ऐसी संस्थाएं थी उनके ऊपर अटैक किया गया था, तो उसे बक संकट बोलते हैं। तो एडवर्ड बक ने क्या किया, 1889 में इसकी फंडिंग रोक दी गई, वापस यूं कहिए कि ASI पर रोक लगा दी। किसने, बक ने रोक लगा दी, और ASI वापस मृदुल स्थूल पड़ गया, एक प्रकार से मृत प्राय हो गया। और 1889 में जो रोक लगी, ये रोक 1902 तक चलती रही। मतलब ये हुआ कि 1889 से लेकर 1902, 1889 से लेकर 1902 तक इस पर रोक बनी रही। उसके बाद में जब लॉर्ड कर्जन आते हैं तब कर्जन ने इसको विधिवत रूप दिया और 1902 से ASI को पुनः एक प्रकार से लीगल चैनल से कानून पारित करवा के स्थापित करवाया और उसकी फंडिंग प्रारंभ करी। और कर्जन ने क्या किया, मार्शल को बना दिया गया डायरेक्टर जनरल। ये क्या थे, ये थे डायरेक्टर, और ये क्या थे, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। तो कर्जन ने 1902 में क्या किया, ASI को पुनः स्थापित किया और मार्शल को DG बना दिया गया। और असली अर्थों में यहीं से शुरू होती है हमारे हड़प्पा सभ्यता की असली कहानी, शुरू हो जाती है यहाँ से, मार्शल से। मार्शल के नेतृत्व में आगे काम शुरू हुआ। तो 1902 से लेकर 1928 तक मार्शल ASI के DG बने रहे, डायरेक्टर जनरल बने रहे। और आपको अच्छे से पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी वो 1921 में हो गई थी, विधिवत घोषणा 24 में हो गई थी इसकी। 1924 में विधिवत घोषणा होती है, 1921 में इसकी स्थापना होती है। तो अगर सवाल बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई, तो आप कहोगे किसके निर्देशन में हुई थी, मार्शल के निर्देशन में हुई थी। मार्शल ने ही राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी को नियुक्त किया था और उन्होंने खनन का कार्य करवाया था। और आगे क्या होगा मैं आगे बता देता हूँ आपको। तो इस प्रकार से 1902 से लेकर 1928 तक मार्शल ने सेवाएं दी। मार्शल के बाद में हारग्रीव्स आते हैं, इन्होंने कुछ समय सेवाएं दी, कोई बड़ा रोल नहीं था। और उसके बाद जो शख्स आता है वो एक प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, वो थे RD साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। ये अध्यक्ष बनते हैं, DG बनते हैं, किसके, ये DG बनते हैं हमारे पुरातात्विक विभाग के 1902 से 1928। अब 1928 के बाद RD साहनी बाद में आते हैं, फिर मार्टिन व्हीलर वगैरह ये लोग आते गए और आज ASI बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो मार्शल के ही निर्देशन में वर्ष 1921 के अंदर मैं आगे स्लाइड में ले लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे जाते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ इसको, कहानी फिर पूरी हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब देखिए 1902 से लेकर 1928 तक ASI का DG कौन रहा था, मार्शल रहा था। और अब देखिए आगे कहानी क्या बढ़ी, कैसे बढ़ी। अब
कनिंघम की रिपोर्ट, मेसन की रिपोर्ट, इन सारी रिपोर्ट्स के बाद में ये सारी चीज़ें, ब्रेंटन बंधुओं की रिपोर्ट्स, और इसके अलावा जो ऑरेंज का जो मैप था पूरी सिंधु सभ्यता का, वो जो पूरी सिंधु सभ्यता के कच्चा मैप बनाया था ऑरेंज ने, वो मैप, इन सारे अध्ययन करने के बाद में मार्शल ने सबसे पहले भंडारकर से बात करी और भंडारकर से ये कहा गया कि आप पता कीजिए कि वास्तव में ऐसी कोई सभ्यता है या क्या है, मामला क्या है। भंडारकर को ये जब कार्य सुपुर्द किया गया तो कहते हैं कि भंडारकर ने थोड़ा शॉर्टकट मार दिया। कहते हैं कि भंडारकर ने ये कह दिया कि ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, ऐसी रिपोर्ट बना के मार्शल को प्रस्तुत कर दी। फिर आगे क्या हुआ, जब मार्शल ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, मार्शल को कनिंघम पे डाउट नहीं हो सकता था, उन्होंने भंडारकर के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं किया। उसके बाद में कार्य निरंतर आगे जारी रहा और 1917 के अंदर इन्होंने राखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी और राय बहादुर दयाराम साहनी तो इनको नियुक्त किया गया और उत्खनन के कार्य के लिए वर्ष 1917 की मैं बात कर रहा हूँ। अब आर.डी. बनर्जी और राय बहादुर दयाराम साहनी दोनों ने मार्शल के निर्देशन में चिन्हित स्थानों, ऑरेंज का जो वक्र था उसके अनुसार उत्खनन कार्य स्टार्ट किया। अब देखिए क्या हुआ। अब एक को भेजा गया यहाँ पे मोहनजोदड़ो और एक को भेजा गया हड़प्पा। हड़प्पा किसको भेजा? दयाराम साहनी को। किसको भेजा? दयाराम साहनी को। और मोहनजोदड़ो किसको भेजा? राखालदास बनर्जी को। निर्देशन किसका था? मार्शल का। 17 में यहाँ पे खुदाई 17-18 के आसपास शुरू हो जाती है। अब खुदाई स्टार्ट हुई, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो दोनों में खुदाई स्टार्ट हुई। और अब हुआ क्या, देखिए सबसे मज़े की बात ये थी, खुदाई सबसे पहले यहाँ से शुरू हुई। स्टार्टिंग मोहनजोदड़ो से होती है। लेकिन निरंतर खनन करने के बाद भी राखालदास बनर्जी को प्रमाण मिल नहीं रहे थे और न ही दयाराम साहनी को मिल रहे थे। वर्ष 1921 के अंदर, वर्ष 1921 में सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए, सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य अवशेष प्राप्त हुए। किसको? दयाराम साहनी को प्राप्त हुए। और वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो हुए थे हमारे रावी नदी के किनारे पे। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे पे प्राप्त हुए। और रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक गांव था। ये हड़प्पा गांव सिंधु काल का नहीं था। हड़प्पा गांव तो पाकिस्तान का है। उस समय कोई गांव के नाम नहीं थे और वहाँ उस समय सभ्यता में अगर गांव के नाम थे भी तो हमें क्या पता गांव का क्या नाम रहा होगा। कोई बोर्ड तो लगा हुआ मिला नहीं है कि भाई ये हड़प्पा 8 किलोमीटर अंदर, तो ऐसा कोई बोर्ड तो हमें ज़मीन के अंदर से नहीं मिला। लेकिन हड़प्पा क्षेत्र था वो हड़प्पा गांव जो है वो वर्तमान का गांव है, 1921 का गांव है। वहाँ से खुदाई शुरू की थी, इसलिए उस सभ्यता का नाम, उस गांव का नाम क्या रखा है? हड़प्पा रखा गया है। तो कहने का मतलब ये था कि हड़प्पा जो है वो उस समय के गांव का नाम नहीं था। ये बाद में कई गांवों के नाम बाद में जोड़ दिए गए। जैसे कालीबंगा, काली चूड़ियाँ ज़्यादा मिल रही थी तो लोगों ने कालीबंगा नाम दे दिया, ठीक है ना। कहीं आपके कहने का मतलब ये था कि बाद में कई नाम बाद में जोड़े गए हैं। तो हड़प्पा की खोज भी सबसे पहले वर्ष 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने करी थी। इसलिए उसके बाद में आगे क्या हुआ, 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की भी यहाँ से भी साक्ष्य हमारे को प्राप्त हो गए। आगे क्या हुआ देखिए, और जब मोहनजोदड़ो से साक्ष्य प्राप्त हुए मतलब ये हुआ कि रावी नदी और सिंधु नदी दोनों से साक्ष्य जब प्राप्त हुए तो उसके बाद आगे खनन कंटिन्यू बढ़ता रहा और सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे स्थल है वो खोजे गए। अब देखो क्या हुआ, इस प्रकार से 1921 और 22 में कंटिन्यू 2 सालों में 2 बड़े नगरों की जब खोज हुई तो उसके बाद आपके मार्शल आश्वस्त हो गए कि डेफिनेटली यहाँ पे
कोई न कोई बड़ी सभ्यता निश्चित रूप से रही है, इसीलिए इतने बड़े नगर जो है हमें प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद जब मार्शल आश्वस्त हो गए कि निश्चित रूप से कोई बड़ा नगर रहा है, यहाँ पे बड़ी सभ्यता रही है, तो फिर मार्शल ने 1924 के अंदर लंदन के अंदर लंदन वीकली, इलस्ट्रेटेड लंदन वीकली पत्रिका में दुनिया के सामने घोषणा करी कि हमने दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता की खोज कर दी है, प्राचीनतम सभ्यता की खोज कर दी है। तो इसकी ऑफिशियली घोषणा जो थी वो मार्शल ने कब की थी? 1924 में। 21 में खोज होती है, 22 में मोहनजोदड़ो मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की विश्व स्तर पर घोषणा कब की गई? 1924 में। सभ्यता का नाम अभी तक नहीं दिया गया था, सभ्यता का नाम आगे 1927 में मार्शल के द्वारा दिया गया, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया इसका। हड़प्पा क्यों दिया गया? क्योंकि पुरातत्व का एक नियम होता है कि जिस स्थान पर पहली बार साक्ष्य मिलते हैं उस स्थान के आधार पर सभ्यता का नामकरण किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण पहली बार कब किया गया? 1927 में मार्शल के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता की पहली बार विश्व स्तर पर घोषणा लंदन वीकली में कब की गई थी? 1924 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस प्रकार देखिए क्या हुआ। तो मार्शल 1902 में आए और 1928 तक रहे। तो 28 में जाते जाते इस घोषणा करने के बाद ये यहाँ से निकल गए थे। तो मैं वापस इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी और आर.डी. साहनी के नेतृत्व में और इनके द्वारा उत्खनन करवाया गया और उस नेतृत्व में और मार्शल के निर्देशन में इस सभ्यता की खोज हुई। अब देखिए क्या हुआ। मैं वापस आपको उस पॉइंट पे ले जा रहा हूँ जिस पॉइंट को हमने जहाँ पर छोड़ा था। हड़प्पा सभ्यता की कहानी पढ़ रहे हैं। उस कहानी में हम 3 चरित्र पढ़ने वाले थे। एक था आपके चार्ल्स मैसन जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा था हमारे कनिंघम जिसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, और तीसरा हम पढ़ेंगे ब्रिटम बिंदु। ये भी पढ़ना ज़रूरी है। इन 3 लोगों का बड़ा योगदान है इस पूरी सभ्यता में। तो मैसन में क्या पढ़ा आपने देख लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु आया वो था हमारे कनिंघम। कनिंघम के साथ साथ में हमने भारतीय पुरातात्विक विभाग के बारे में भी पढ़ा है। जैसा जैसा मैंने बोला है उस क्रम से आप लिखते रहना। और उसके बाद में हमने इस सभ्यता की खोज करवा दी, मार्शल वार्शल सारों का योगदान भी साथ में करवा दिया। अब हम जो है अब आगे जो पॉइंट लेंगे वो लेंगे हम ब्रिटम बंधुओं का। तो ब्रिटम बंधुओं का कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं था। ब्रिटम बंधु क्या थे? ब्रिटम बंधु क्यों कहते? 2 भाई थे, एक बड़ा था जेम्स था और दूसरा विलियम था। तो विलियम ब्रिटम और जेम्स ब्रिटम ये दोनों भाई थे और दोनों कॉन्ट्रैक्टर थे, मतलब ये ठेकेदार जैसे आप कह सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे। और ये ठेकेदार थे किसके? रेलवे के ठेकेदार थे, पटरियों का निर्माण करते थे। तो रेलवे के ठेकेदार थे ये लोग। और इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था और वो कॉन्ट्रैक्ट था आपके कराची से, लाहौर से कराची के बीच की रेल पटरियाँ, लाहौर से लेकर कराची के बीच रेल पटरियाँ बनानी थी। देखो कराची क्यों? देखो मैं यहाँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रेलवे लाइनें जितनी भी जहाँ जहाँ बिछाई थी वो हमेशा बंदरगाहों को जोड़ती थी। चाहे पहली रेल जो थी आपके अच्छे से पता होगा बम्बई से थाने तो बम्बई बंदरगाह था, दूसरी रेल थी कलकत्ता से रानीगंज तो कलकत्ता बंदरगाह था। तो उन्होंने हमेशा से क्या किया था कि भारत के कच्चे माल को भारत का जो कच्चा माल था जो ग्रामीण क्षेत्रों से होता था वगैरह से होता था, उस कच्चे माल को बंदरगाहों तक कैसे पहुँचाया जाए, किस तरह से पहुँचाया जाए, और फिर ब्रिटिश काल का निर्मित माल किस तरह से भारतीय बाज़ारों में पहुंचा जाए, भारतीय गांवों तक पहुंचाया जाए, इसलिए इन्होंने रेलवे का निर्माण किया था। जैसे लाहौर का जो भी कच्चा माल होगा, चाहे वो आपके वस्त्र हो, चाहे वो नील हो, चाहे वो आपके मसाले हो, चाहे वो आपके कोई और चीज़ें हो, वो लाहौर का कच्चा माल कराची बंदरगाह तक लाओ और फिर अरब सागर में डाल के सीधे इंग्लैंड पहुँचा दो। फिर इंग्लैंड से पक्का माल वापस कराची बंदरगाह पे डालो और यहाँ से पक्का माल लाहौर में पहुँचा दो। मतलब क्या था? भारत के पूरे ग्रामीण आर्थिक तंत्र पर कब्जा करना था, इसलिए इन्होंने रेलवे बनाई थी। तो रेलवे जो है हमारे लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद थी, लेकिन इस फायदे के पीछे ब्रिटेन सरकार का उद्देश्य भारत को फायदा पहुंचाना नहीं था।
इसके पीछे उनका उद्देश्य था उनके खुद के आर्थिक हित साधना, जिससे क्या होगा कि भारत से कच्चा माल सस्ती कीमतों में ले जाएंगे, वहाँ ले जाके अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करेंगे, फैक्ट्रियाँ उनकी फलेगी फूलेगी, उससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ की आय बढ़ेगी, और उसके बाद वहाँ से जो भी माल निर्मित होगा उस माल को ये वापस यहाँ बेच के मोटा मुनाफा भी कमा लेंगे। तो एक ही प्रकार के कार्य से कई प्रकार के फायदे ये उठा लेते थे। जब भी कभी अहमदाबाद की मिलें बंद हो जाती थी, यहाँ पे जब लोग किसान धरना दे देते थे तो मैनचेस्टर में लोग लग जाते थे। तो मतलब ये था कि इन्होंने इसलिए रेलवे बनाई थी। तो लाहौर से कराची के बीच में जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था तो ये ठेका किसको दिया था? ये ब्रिटेन बंधुओं को दिया था। और ये काम चल रहा था 1854 से चल रहा था, लेकिन मैं 56 पे लाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ही हमारा मेन मूल उद्देश्य है। तो 1856 के अंदर जब लाहौर और कराची के बीच में रेलवे का काम पूर्ण रूप से चल रहा था, तो पहले रेलवे के ऊपर जब गाटे लगाए जाते थे उनके नीचे ईंटें दी जाती थी। आजकल तो पत्थर वगैरह बहुत कुछ हो गया, ईंटें दी जाती थी। अब ब्रिटेन बंधुओं के लिए दिक्कत ये थी कि ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र में ईंटें कहाँ से लाए। तब होता क्या ना, हम जनरली गांव में वगैरह आपको पता होगा कि रेत को हटा के फिर जैसे कठोर मृदा आती है तो उससे क्या करते हैं, हम ईंटें बनाते हैं, पका के ईंटें बनाते हैं। तो लाहौर क्षेत्र में ईंटों के लिए इनको काफ़ी दिक्कत हुई, तो ऊपर से जो बलुई मृदा थी उसको हटा के जब इन्होंने नीचे से, जो अपन गांव में पीली मिट्टी बोलते हैं, तो उस पीली मिट्टी को निकालने का प्रयास किया। जब उन्होंने खनन करना शुरू किया तो मिट्टी के नीचे उनको एक ईंट प्राप्त हुई, और फिर जैसे जैसे खोदते गए उनको बहुत सारी ईंटें प्राप्त होने लगी, जैसे कोई ईंट भट्टा हो नीचे। तो जब इतनी ईंटें मिली इनको, तब इनको लगा कि निश्चित रूप से कोई न कोई नीचे कोई नगर रहा होगा, इतनी पक्की और मजबूत ईंटें कहाँ होती है। इन्होंने ईंटों का यूज़ भी कर लिया, लेकिन जाते जाते रिपोर्ट दे दी कि यहाँ पे निश्चित रूप से कोई बड़ा नगर है या कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया, और उसी अनुमान के बेस पे आगे काम हुआ था। तो ब्रिटेन बंधु जो थे, इन ब्रिटेन बंधुओं का योगदान इतना था कि इन लोगों ने पहली बार एक प्रकार से ईंटें प्राप्त करके, और इन्हीं ने कनिंघम को बताया था, इन्हीं के कहने पर कनिंघम ने पहला दौरा जो था वो किया था। तो इस पूरी हड़प्पा की कहानी में हम 3 लोगों को याद रखेंगे। कौन कौन से? तो आप देख लो, मैसन को याद रखेंगे, कनिंघम को याद रखेंगे, और ब्रिटेन बंधुओं को याद रखेंगे, और साथ में इनकी छोटी मोटी जो कहानियाँ थी। फिर आर.डी. बंदर, राखालदास बंदर जी आ जाएंगे, और इसके अलावा हमने बक संकट भी देखा, इसके अलावा हमने जो है वो साहनी का योगदान भी देखा, ASI का पूरा योगदान देख लिया। ये सारी की सारी बातें थी हमारे हड़प्पा की कहानी में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो 1826 से जो कहानी शुरू हुई वो कहानी है वो आज तक चल रही है। मैंने आपको 1826 से लेकर पहुंचा दिया था 1927 हड़प्पा के नामकरण तक। और आगे क्या हुआ, 2 मिनटों में बात को फिनिश करता हूं। 1947 तक हड़प्पा के नगरों की खोजें चलती रही। और दोस्तों, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता का एक भी स्थल शेष नहीं रहा। सारे के सारे स्थल पाकिस्तान में चले गए। अब भारतीय पुरातत्व विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमने जो प्रयास किए थे पिछले 40 साल 50 सालों से, उन सारे प्रयासों का परिणाम जो था वो पूरा पाकिस्तान में रह गया। हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे चुनमुदड़ो हो, चाहे वो आप गेंद्रीवाल हो, चाहे सुरकोट, मतलब सुतका गैंडोर हो, जितने भी स्थान थे सारे पाकिस्तान के अंदर चले गए। ऐसी कंडीशन में भारतीय पुरातत्व शास्त्रियों के सामने दिक्कत ये थी कि अब भारत में शुरुआत कहाँ से करें। उसके बाद कहते हैं कि भाई जब वहाँ से कुछ सब चले गए, तब भारतीय पुरातत्व के प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि भाई हमारा पूरा पुरातत्व उधर चला गया है। ऐसी कंडीशन में या तो हमें पाकिस्तान जाने की अनुमति दिलवाओ, हम वहाँ पे रिसर्च करें, या फिर हमें इतना फंड अलोकेट करवाओ कि हम भारत में इसकी वापस से काम है वो शुरू करें। फिर कहते हैं कि वहाँ तो वो जा नहीं पाए, अनुमति नहीं मिली, और भारतीय पुरातात्विक विभाग ने भारत के अंदर ही काम करना शुरू किया और रोपड़ और कालीबंगा को चुना वहाँ से कि भाई कहाँ से है वो शुरुआत करें। फिर उसके बाद में कहते हैं कि रोपड़ से काम शुरू होता है, वहाँ से खनन उत्खनन का काम शुरू किया जाता है। और उसके बाद में जब कालीबंगा से बहुत सारे जब साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से इतने साक्ष्य प्राप्त हुए जो पूर्व हड़प्पा काल के भी थे, हड़प्पा काल के भी थे और पश्चिम हड़प्पा काल के भी थे। और तब ऐसा राव ने कहा था कि हमने स्वतंत्रता के समय जितना खोया था
उससे कहीं अधिक कालीबंगा ने हमको दे दिया। क्योंकि स्वतंत्रता काल से पहले हमने सारे नगर खो दिए थे, लेकिन कालीबंगा ने हमें हड़प्पा से पहले के साक्ष्य भी दिए, हड़प्पा के साक्ष्य भी दिए और हड़प्पा के बाद के साक्ष्य भी दिए। तो हड़प्पा काल के तीनों जो चरण थे, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, इन तीनों कालों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे और इसकी बातें हम आगे बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से कालीबंगा प्राप्त हुआ। फिर खनन निरंतर जारी रहा। गुजरात में सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए कालीबंगा इसके सिंधु घाटी सभ्यता के। और उसके बाद में यूँ कहिए कि आज भी गुजरात, महाराष्ट्र तक खनन हो रहा है। यूपी, पंजाब, राजस्थान, इन सारे स्थानों से कंटिन्यू खनन चल रहा है। और कॉनवेल जो है, कॉनमेर जो है, वो सबसे नवीनतम स्थान खोजा गया गुजरात के अंदर। धोलावीरा के बाद कॉनवेर की खोज की गई। ये कहानी जो है वो निरंतर चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों और बता दूं, हालांकि टॉपिक से हट गए हैं लेकिन टॉपिक के अंदर भी है। सबसे मस्त इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब पुरातात्विक क्षेत्र तो चले गए पाकिस्तान में, लेकिन जो पुरातात्विक क्षेत्रों से जो चीज़ें प्राप्त हुई थी, उन चीज़ों का वितरण कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी विवाद हुआ था। कुछ चीज़ें पाकिस्तान ने ली कि आधी आधी कर लो। एक मणकी की माला के ऊपर भी विवाद हुआ कि मन का आधा हम ले जाएंगे, आधा वे ले जाएंगे। इस पर भी काफ़ी विवाद चला था। इसके अलावा मार्शल की कार के ऊपर भी विवाद चला, जो आज भी पाकिस्तान में पड़ी है। ब्रिटिश सरकार ने उस कार के पाकिस्तानियों को कहा भी कि अगर आप कार ठीक नहीं करवा सकते तो बेइज्जती ना करें, हमें दे दो, हम उस कार को सही करवा देंगे। कई विवाद चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे मन के विवाद वगैरह, कई सारे विवाद जो है वो चलते रहे, सलटे नहीं थे। फिर सभ्यताओं के नाम पर विवाद हो गया। हमने हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया, हमने सरस्वती सभ्यता नाम दे दिया। नामकरण पे मैं आगे किसी और चैप्टर में बात करूंगा, यहाँ है नहीं, यहाँ पे इतना नाम दिया गया। पाकिस्तान कि रफ़ीक मुगल ने कहा कि देश भली वितरित हुई हो, सभ्यता को मत बांटिए। उस समय लोग एक थे और रफ़ीक मुगल ने इसे वृहत्तर सभ्यता कहा। भारत और पाकिस्तान दोनों की सभ्यता कहा गया। ऐसे नाम का वितरण जो है वो नहीं होना चाहिए। ये कुछ कहानियाँ थी, लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और हमेशा साथ बने रहिए। धन्यवाद।